हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग अनाकनाइन डियर ऑल। ईसीबी पे हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके होंगे आई होप, और नहीं देखा है तो फटाफट से ऊपर बेल आइकन पर जाकर प्रेस करो और मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अलावा जब फ्यूचर में आप लोग कंप्लायंस करना स्टार्ट करेंगे ना, तब भी ईसीबी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम स्टार्ट करते हैं ईसीबी का सेकंड पार्ट। देखिए एक इमेज है ना, देख रहे हो ना यार, बड़े अच्छी इमेज है यहाँ पे ना कि नल खोला और पैसा आना शुरू। लेकिन अभी ना 2021, जैसे मैंने बताया था अप्रैल 2021 के अंदर भी ईसीबी की रेजिंग को लेकर, जी हाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को रेज करने को लेकर चैलेंजेस रहे इंडिया के सामने, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में ना इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है इस टाइम अगर देखा जाए, और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहती है आपको। सो ईसीबी एक अच्छा सोर्स होता है कंपनीज के लिए। अब यहाँ जो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले, जी हाँ, आगे की बात करेंगे। डिस्कस मतलब ये ईसीबी रेस कैसे की जाएंगी। ऑलराइट, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि आप इसे फॉरेन करेंसी में भी या इसे रुपए डिनोमिनेशन में भी, हाँ जी हाँ, रेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दो रूट मैंने डिस्कस किए थे। जी हाँ, रूट इसका एक आप लोग जानते हैं। एक हमारे पास रूट होता है कौन सा? जी हाँ, एक रूट होता है हमारे पास ऑटोमेटिक, एंड सेकेंड है हमारे पास अप्रूवल रूट। अच्छा, उसके थ्रू हम लोग क्या रेस कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मिस देखिएगा ध्यान से, फटाफट से डिस्कस करना है क्योंकि क्विकली रिवाइज करेंगे। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, उससे पहले वाले पार्ट में क्या कर रहा था डिस्कस सर जी, कैसे कैसे ईसीबी रेस की जा सकते हैं, जैसे लॉन्ग लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, इसके अलावा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। जी हाँ, FCCB एंड FCEB एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स मेरे बच्चे जानते होंगे। और याद रखिएगा, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर किसी को वीडियो लिंक अवेलेबल नहीं है, कांटेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, NRK 9 के व्हाट्सएप पे जी हाँ सेंड कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को। अलावा इसके अलावा फाइनेंशियल लीज अवेलेबल है आपको, फॉरेन करेंसी ऑफ कोर्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स मेरे बच्चे जानते होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी नहीं पता है तो पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, बताएंगे, अलग से लेक्चर है इनके लिए। एंड द बार क्रेडिट्स एंड सप्लाई क्रेडिट्स, बेसिकली अगर मैं कहूं तो इनकी बात करूंगा। ट्रेड क्रेडिट, अब ये भी हमने डिस्कस किया था, ट्रेड क्रेडिट्स भी अगर अलाउड है तो एटलीस्ट उनका पीरियड कितना होना चाहिए, 3 ईयर बियॉन्ड। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, जितनी भी ईसीबी होंगी उनकी मैच्योरिटी कितनी रहेगी, 3 ईयर से ज्यादा मैच्योरिटी कितनी रहेगी, 3 ईयर से ज्यादा। ऑलराइट, अब देखो आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगर बात करें अगर ईसीबी की, देखो ध्यान सुनना, जब हम ईसीबी रेस कर रहे हैं, ईसीबी रेस कर रहे हैं कौन? इंडियन एंटिटीज, सब पढ़ा हुआ है, पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर कह रहा हूं बेल आइकन पे जो ऊपर बता रहा हूं लिंक, उसमें सारी डिटेल में बताया हुआ है। सो क्या कह रहा हूं, ईसीबी जो रेस कर रहे हैं, एलिजिबल बोरोवर, एलिजिबल लैंडर्स होंगे ना। अब अगर ईसीबी आप रेस करने पहुंचे, वापस सुना, ईसीबी रेस करने पहुंचे, सर आगे तो बोलो। ईसीबी अगर रेस करने पहुंचे तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ईसीबी को गारंटी कोई नहीं देगा। कौन गारंटी नहीं देगा? आपका कोई भी इंडियन बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, याद रखिएगा यहां पर किसी भी तरह की गारंटी नहीं देंगी। जी हाँ, क्या होता है जब लोन लेते हैं, जी हाँ, तो उसमें आप कहीं ना कहीं गारंटर फाइंड आउट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोन में कंडीशन होती है कि आपको यू नीड अ गारंटर। बट ईसीबी के केसेस में कोई भी इंडियन, जी हाँ, जब मैं बात कर रहा हूं बैंक्स की, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, ये यहां पर कोई गारंटी नहीं देंगे। दे आर नॉट परमिटेड। लेट्स रीड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, इश्यूज ऑफ गारंटी, बुक में आइएगा मॉड्यूल में फटाफट से। इश्यूज ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये अलाउड है? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। इश्यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक्स, क्योंकि अल्टीमेटली गारंटी का मतलब समझ रहे हो ना, डिफॉल्ट हुआ तो कौन लायबल होगा? गारंटर कौन हो रहा है यहाँ पे? फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओ भाई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रुक जाओ, थांबा, तो मैं अलाउड नहीं कर रहे हैं इसी में एंटर करना। Alright, issuance of any type of guarantee by Indian banks, all India financial institutions and BFCs relating to ECB is not permitted. फिर सुनना, issuance of any type of guarantee by Indian banks, all financial institutions and BFCs relating to ECB is not permitted. लेकिन यही रीफाइनेंसिंग में जा सकती हैं। सर रीफाइनेंसिंग में क्या होंगी, कैसे जा सकती हैं, आगे बताऊंगा। रीफाइनेंसिंग कर सकती हैं, जैसे एग्जिस्टिंग ईसीबी है, वापस सुनना, एग्जिस्टिंग ईसीबी है। अब भैया एग्जिस्टिंग ईसीबी को हम फ्रेश ईसीबी के थ्रू क्या करना चाहते हैं? खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग ईसीबी को रीपे करना है तो फ्रेश ईसीबी इश्यू करके, क्या मैं उसे, याद रखिएगा, पे ऑफ कर सकता हूं एग्जिस्टिंग ईसीबी को? हाँ जी हाँ, उसे बोलेंगे रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग में है ऑफ कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूशन कौन से? इंडियन ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज, दे कैन पार्टिसिपेट, बट ईसीबी में ये गारंटी नहीं देंगे। आगे सुनो ध्यान से। फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लाइक वी इंडियन बैंक्स, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज शैल नॉट इन्वेस्ट इन FCCB एंड FCEB। जी हाँ, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ओ माय गॉड, जी हाँ, देखिए समझिएगा, फाइनेंशियल बॉडीज जहां पे इन्वेस्ट, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझो, यहां पे बहुत ही ध्यान समझो।
हमने ना पहले वाले सेशंस में, इससे पहले वाले सेशन में मैं तभी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर नहीं देखा है तो जरूर उसे देख लेना, ताकि इसे फ्लो में पढ़ना इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये जो छोटी छोटी बात पे अगर डाउट रहेगा और इसमें मैं वापस बताऊंगा तो इतना एफर्ट नहीं करना है। मेरे बच्चे पहले सुन चुके हैं वो वाली वीडियो ना, तो यहाँ डिटेल में वापस नहीं बताएंगे, यहाँ सिर्फ कोर पॉइंट्स लेके आएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। अब पार्किंग की बात करते हैं। मतलब सर मैंने रेस कर लिया, ईसीबी मैंने रेस कर लिया, मान लीजिएगा आपको पैसा मिल गया ईसीबी, अभी बताऊंगा प्रोसीजर कैसे रेस होगा, ठीक है। तो आपने रेस कर लिया। अब दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, या तो आपकी फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर, वापस सुना, फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर है, या रुपी डिनोमिनेटेड मतलब रुपी एक्सपेंडिचर है। तो फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स हैं तो अब्रॉड से रेज किया हुआ है और खर्चा भी काम करना है अब्रॉड ही करना है। फॉर एग्जांपल कोई इंडियन कंपनी जिसकी ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, वो अपना बिजनेस वहीं मैनेज कर रही है एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स वहीं है, वहीं पूरी करनी है उसको। सो हो गया हमारा फॉरेन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। इन सिंपल एंड बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, कॉमन मैन के लैंग्वेज में, ताकि आपको बहुत ईजी अंडरस्टैंड हो, ठीक है। सो अब कह रहा है कि आपने जो ईसीबी रेज किया उस पर्टिकुलर कंट्री से जहां परमिटेड है, ठीक है। और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन जिन कंट्रीज को अलाउ करता है, ऑफ कोर्स उन्हीं कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हैं, ईसीबी रेस कर सकते हैं। सो ध्यान सुनिएगा। अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है, जब वहां आप रेस कर रहे हैं और आपकी मान लीजिए ब्रांचेस हैं, तो मैं बोल रहा हूं फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स, तो पार्किंग का मतलब पैसा भी आप वहां रख सकते हैं जब तक उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। यूटिलाइजेशन हो रही है लेकिन पूरा का पूरा पैसा एक साथ तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रेस किया, एज्यूम कर रहे हैं एक बार के लिए डेटा, ठीक है, 100 करोड़ आपने रेस किया, तो आप 100 करोड़ वन टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी जो भी अमाउंट्स है उसको आप एक साल के लिए फॉरेन, जी हाँ फॉरेन में ही, वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, जी हाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, ट्रेजरीज में, जी हाँ ट्रेजरी बिल्स के अंदर एक साल तक के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। और लेकिन ना उनकी रेटिंग चेक करनी बहुत जरूरी है। आपने सर्टिफिकेट डिपॉजिट में कर तो दिया, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है वो देखनी बहुत जरूरी है। जैसे आइए देखते हैं फटाफट से, याद करेंगे, अभी क्या याद करेंगे। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड अब्रॉड, ईसीबी प्रोसीड मींस फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर। देखो फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स कैन बी पार्क अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशन। जब तक अभी तक उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, टिल यूटिलाइजेशन द फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। पहला कह रहा है डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स रेटेड नॉट लेस देन AA। रेटेड उन बैंक्स को क्रेडिट रेटिंग ने, जी हाँ, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने फिच या IBCA या AA3 बाय मूडीज, ये एटलीस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, जी हाँ, वहीं की जो रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसीज हैं, वेल नोन एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज, ठीक है, इन्होंने AA की रेटिंग उस बैंक को दिया हुआ हो, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या उसके अदर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि बेसिकली किस नेचर के हैं, जो इंटरेस्ट जनरेटिंग है, उनको में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, जब तक कि यूटिलाइजेशन नहीं है सीबी की। सेकंड ऑप्शन, ट्रेजरी बिल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं ऑफ 1 ईयर मैच्योरिटी हैविंग मिनिमम रेटिंग अपॉन अगेन AA या AA3, ये रेटिंग होना चाहिए। AA3 मूडीज ने दिया हुआ, ऑलराइट, ये मूडीज कौन है, रेटिंग एजेंसीज हैं, ऑलराइट। नाउ indicated above and the deposits with foreign branches and subsidiaries of Indian banks abroad, या फिर हमारी जो इंडियन कंपनीज, सॉरी इंडियन बैंक्स की जो फॉरेन सब्सिडियरी ब्रांचेस हैं, लाइक अगर मैं SBI की बात करूं, ठीक है, अदर ब्रांचेस की बात करूं, PNB की बात करूं, सो अगर वहां की हम बात करेंगे जहां पर इनकी ब्रांचेस है फॉरेन में, वहां पर भी आप उनके डिपॉजिट्स में से रख सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं। अगर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स हैं, जब तक यूटिलाइज नहीं हो रहा है तब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जी हाँ, इसके अलावा आई होप रेटिंग क्लियर होगा, रेटिंग AA रखना है, इस पे रखना है क्या मतलब, रखा ही जाएगा, देखा जाएगा, बैंक्स की AA रेटिंग होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग, ऑलराइट। एंड इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स में कर सकते हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं, मैच्योरिटी ऑफ कोर्स 1 ईयर का रहेगा। इसके अलावा आप वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं इंडियन, जी हाँ, इंडियन कंपनीज, इंडियन बैंक की जो सब्सिडीज है वहां पर या इनकी ब्रांचेस वहां भी कर सकते हैं, ऑलराइट, abroad में। Now next is the parking of ECB proceeds domestically। अभी रूपी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है, मतलब रूपी, देखो यहाँ पे रूपी एक्सपेंडिचर्स। अब अगर रूपी एक्सपेंडिचर को तो क्या होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेट्रिएट करना होगा, मतलब उस पैसे को इंडिया लाना है। इंडिया लाके कहां रखना है, कहीं भी रख देंगे नहीं, आपको AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक के साथ में रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट के अंदर उस पैसे को रखना पड़ेगा। सर कितना जल्दी बोल रहे हो आप, बेटा क्या करें, पूरा फोकस करके पढ़ो। देखो rupee expenditure should be repatriated immediately for credit to the rupee denominated accounts with the AD category first bank।
अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उनको बहुत क्लियर होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप चाहेंगे तो लिस्ट पूरी आपको मिल जाएगा, और गूगल पे भी आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक मैंने एज्यूम किया एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई के आपने जो भी रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट एंटिटी ने ओपन किया हुआ है, वो अब्रॉड से पैसा सीधा कहाँ आएगा, इसके अंदर यहाँ आपको रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, ECB borrower are also allowed to park ECB proceeds in term deposits, जब तक यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो टर्म डिपॉजिट में आप बैंक के साथ कर सकते हैं। कौन सा, विद AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक इन इंडिया फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 months cumulative, द टर्म डिपॉजिट शुड बी केप्ट इन अनकंवर्ट पोजीशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कर दिया, ECB ले लिया और ECB पे आपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें टर्म डिपॉजिट अकाउंट के अंदर अपने पैसे लगा दिया। टर्म डिपॉजिट बोलना 1 year 2 year, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 year के बोले हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी होता है, आपने सुना होगा 3 months से बेसिकली स्टार्ट होता है, 3 months 6 months 9 months 12 months, ऑलराइट। सो नाउ जस्ट थिंक कि यहाँ पे मैक्सिमम 12 months का है, लेकिन फ्री फ्रॉम डेप्थ होना चाहिए। कहीं एंटिटी उसी के ऊपर लोन ले रहा है, मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं इसके ऊपर ले लेता है, फ्री फ्रॉम डेप्थ होना चाहिए, ऑलराइट। सो रुपी डिनोमिनेटर में क्या करना है, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक के रुपी अकाउंट्स के अंदर आपको उस पैसे को इमीडिएटली रिपार्टेट करना है और आप बैंक के साथ डिपॉजिट करेंगे उसको। सेकंड, यहाँ पे आप टर्म डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months बट फ्री फ्रॉम द डेप्थ। Alright, so now let's understand the procedure for raising ECB। अब फटाफट समझते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है ECB रेस करने के लिए, जैसे मैंने कहा 2 रूट हैं, अप्रूवल रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट के मींस आपको जाना पड़ेगा ECB फॉर्म फिलअप करके, जो कि बेसिकली आप एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को आप सबमिट करेंगे, फिर वो उसकी कॉपी RBI को भेजेगा, वहां से कंसीडर किया जाएगा। RBI की कमेटी है जहां पर जो एम्पावर्ड कमेटी है, बेसिकली वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करती है, ECB फॉर्म को कंसीडर करती है, ठीक है। और कंसीडर करने के बाद में आपको एक RL नंबर देती है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देती है। बात पकड़ में आ रहा है। अब ये प्रोसेस जो है ना, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जो जा रही है ECB फॉर्म की, वो जा रही है एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक के थ्रू। सो हम एज्यूम कर लेते हैं SBI हमारा एक एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक है, ऑफ कोर्स है भी। सो हम उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रेजिंग ECB। अगर अप्रूवल रूट के थ्रू जाना है तो ऑफ कोर्स जब हम जाएंगे तो हमें याद रखिएगा, हमें एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को अप्रोच करना है। अगर ऑटोमेटिक रूट में जाना है तो हमको याद रखिएगा कंप्लायंसेस करने होंगे, जो कि हमारे कंप्लायंसेस बैंक एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक के साथ ही होंगे। वहां पर हमको RBI को अप्रोच करने का कोई जरूरत नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। See, all ECBs can be raised under the automatic route if they are conform to the parameters prescribed under this framework, which means that अगर हम बात करेंगे विद इन द लिमिट्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑल ओवर लिमिट्स, जैसे 750 million USD, तो वो एक परमिटेड रूट के अंदर है, ऑटोमेटिक रूट में हो सकता है। बियॉन्ड जाना है, ये ऐसे सेक्टर जहां पे आपको परमिशन रिक्वायर्ड है तो आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। Now for approval route, borrower may approach the RBI with the application form ECB for the examination through the AD category bank। अब आपसे क्या कहा हमने, आप सिंपल याद रखिएगा, आप कौन सा फॉर्म लेंगे, फॉर्म ECB, ये फिलअप करके AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक को सबमिट करेंगे। ऑलराइट, नाउ सच केसेस शैल बी कंसीडर कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल गाइडलाइंस, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड मेरिट्स। अब सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिएगा जैसे फॉरेन से फंडिंग रेज करने से, मैंने कभी 2021 के अंदर देखने वाला डेटा था ये, कि फंड रेज करना ही बड़ा कॉस्टली हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, अभी अपना इंडिया का कंडीशन कैसा है, सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या कह रही है, आज सारे एस्पेक्ट्स को। यहाँ पे एक छोटा, अगर बहुत छोटा नहीं है, छोटा लेकिन बहुत डिटेल नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो नहीं मैक्रो, आई होप पता होगा, पढ़ा होगा, ठीक है सीनियर। लेकिन फिर भी अगर इन छोटी छोटी टर्म पे नहीं पता होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, वो शर्म में नहीं पूछते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। डजंट मीन दैट कि स्टूडेंट्स को पता है कईयों को और आपको नहीं पता है। आप बिल्कुल शर्माइएगा मत, मुझसे पूछ रहे हैं, आपको लगता है कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पाते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ऑफकोर्स NRK9 के व्हाट्सएप पूछेगा, जहां पूछते हैं अक्सर। एनीवेज, merits of the specific proposals. Now ECB proposals received in the RBI above certain threshold limits, मतलब जो आपके हम डिस्कस करते हैं तब तक, and would be placed before the empowered committee set up by the RBI. Empowered committee will have external as well as the internal members, and the RBI will take the final decision. In the case checking the accounts recommendation of the empowered committee and it is desire of raising ECB under the automatic route may approach the AD category bank। अगर ऑटोमेटिक रूट जाना है तो सिर्फ आपको AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक पे जाना है, RBI को अप्रूव एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे ECB फॉर्म में, ठीक है, विद दियर प्रपोजल अलोंग विद द डेली सर्टिफाइड फॉर्म ECB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, तो पहला काम हमने क्या किया, सिर्फ इतना सा है ECB फॉर्म लेना है, एडी कैटेगरी बैंक को देना है, एंड देन वो कैसे जाएगा, थ्रू RBI। एडी कैटेगरी बैंक, एडी फर्स्ट, एडी कैटेगरी, एडी क्या होता है सर, ऑथराइज डीलर
जी हाँ, ऑथराइज डीलर कैटेगरी फर्स्ट बैंक जैसे हमने एज्यूम कर रखा है हमारे यहाँ पर, जैसे कि एसबीआई और एसबीआई है भी, इन दैट केस हम वो किसको एप्लीकेशन आपके फॉरवर्ड कर देगा, अगर आरबीआई को। आरबीआई की जो एम्पावर्ड कमेटी है उसको कंसीडर करेगी, ठीक है, सारे गाइडलाइंस पैरामीटर्स को कंसीडर करने के बाद में, और फिर वो अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ऑटोमेटिक रूट में जाना है तो सीधा आपको एप्लीकेशन यही देना है, यही कंसीडर करेगा ऑटोमेटिक रूट के अंदर, ठीक है सर। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, अब मैं थोड़ी आपको अंदर की डिटेल और बता दूं, ध्यान सुनेगा। टू ऑब्टेन व्हाट, LRN नंबर, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या करना पड़ेगा, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है ऑफ कोर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईसीबी जो फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं, ईसीबी फॉर्म फिलअप जो कर रहे हैं वो एक्चुअली कहां जाता है, तो डायरेक्टर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग डिवीजन। बेसिकली जो ब्रांच है ये मुंबई है, आरबीआई की मुंबई, आरबीआई मुंबई, ठीक है। तो आपका फॉर्म बेसिकली कहां जाएगा, टू डायरेक्टर, बोलिए मेरे साथ, डायरेक्टर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग डिवीजन। डायरेक्टर कौन सा है, किस डायरेक्टर को, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ऐसे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, डायरेक्टर, बेसिकली डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम भी सुन लो, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ, नोट कर लेना कहीं जगह, तो आपका मॉड्यूल में गायब है, लिखा भी नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में बेसिकली कौन से डायरेक्टर बैठते हैं, डायरेक्टर एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिवीजन, उनके पास आपकी एप्लीकेशन जा रही है यहाँ पे, ठीक है, फॉर लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट्स अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब देखो ध्यान रखना, कहता है फॉलोइंग आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम में आ सकता है, ये पूछ ले आपसे, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। देखो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द एनी अदर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, पहला आता है लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। ECB फॉर्म हैपन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द LRN नंबर फ्रॉम द RBI। आई होप ये भी LRN नंबर पता है ना, कहां से लिया था, कहां से लिया था सर, हमने कहां अप्लाई किया था, इसी फॉर्म किसको दिया था हमने, टू डायरेक्टर ऑफ, याद रखिएगा, अगर नोट नहीं किया तो यू अलग से शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिवीजन, जो बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ऑलराइट, चलिएगा, तो पहला काम क्या जरूरी है आपके लिए, आपको LRN लेना होगा, तो ECB बिना LRN के होगी नहीं। सो कहता है टू ऑब्टेन LRN द बोरोवर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म ECB व्हिच आल्सो कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB इन डुप्लीकेट टू द डेजिग्नेटेड कैटेगरी ऑफ कोर्स AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक। इन टर्न AD कैटेगरी बैंक विल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द RBI। ये RBI में जो जाती है ना, RBI में वही डिवीजन बता रहा हूँ, जो बेसिकली डायरेक्टर ऑफ, जो यहाँ पे हमको बता रहे हैं देर से, जो DSIM की जो डिपार्टमेंट में बैठे डायरेक्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एक्सटर्नल, ठीक है, वो ही यहां पर इसको कंसीडर करते हैं। तो यहां पर बेसिकली देखा जाए, कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट फॉर रेजिंग ECB नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू RBI। RBI को आपको लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं देनी है, समझना, वो बैंक के पास ही रहेगा। यहां ECB फॉर्म जो आपने फिलअप किया है फॉर ऑब्टेनिंग द LRN नंबर ना, वो AD कैटेगरी को देंगे, बैंक को देंगे अपने, SBI जैसे मैंने जूम कर रखा हूं यहां पर, और वो फिर वहां से कॉपी किसको दे देगा, RBI को। RBI का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इस कंसर्न डिपार्टमेंट में, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यहां जाएगा, जिस एप्लीकेशन डील कौन करेगा, टू डायरेक्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिवीजन। सर अब तो रेडी क्या होगा हमको, चलिए फिर क्या होगा, अब जैसे कोई भी चेंजेस आ गए, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB, तो आपको इंटीमेट भी करना है, क्योंकि पहले जो आपने टर्म कंडीशन बता रखी थी, अब कोई टर्म कंडीशन में चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे BPS बढ़ गया, एज्यूम कर रहे हैं एक बार के लिए, बेसिक पॉइंट्स बढ़ गए, जैसे हमने देखा था ना मैक्सिमम 450 तक हो सकता है, तो कोई भी इंटरेस्ट रेट का चेंज आ गया, या आपने वैसे लीजिएगा मैच्योरिटी 5 ईयर का था, आप अब उसको किसी भी तरह का उसमें चेंज कर रहे हैं, या फॉर क्लोजर के रिक्वेस्ट डाला हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का चेंज टर्म्स एंड कंडीशन में जो कि परमिटेड है, तो आपको उसको भी इमीडिएटली इंटीमेट करना होगा। देखो, चेंज ECB पैरामीटर्स इन कॉन्सोनेंस विद द ECB फॉर्म्स norms including reduce repayment by mutual agreement between the lender and borrower। आपने क्या किया, जो कि आपका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, मतलब कोई भी फॉरेन एंटिटी जो आपको लोन दे रहा है, आपके अकाउंट भी कोई भी नहीं, मतलब जो एलिजिबल है, ठीक है, जो आपको जिससे आप बोरिंग कर रहे हैं, आपके उसके बीच में, बोरोवर के बीच में, जी हाँ, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअली कि ठीक है भाई, हम रेडी टू रिड्यूस द पेमेंट, रिपेमेंट कर दो भाई, हमने कम कर दिया है, इसको फॉरक्लोज कर दो। तो ये भी चेंज है, शुड बी रिपोर्टेड टू RBI थ्रू द रिवाइज फॉर्म ECB एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 7 days from the change affected while submitting the revised form ECB change should be specifically mentioned in the communication। जी हाँ, ECB फॉर्म में स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि चेंज एग्जैक्टली क्या हुआ है, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है म्यूचुअली अगर रिपेमेंट को रिड्यूस किया तभी। ऑलराइट सर, देन हमारी याद रखिएगा मंथली रिपोर्टिंग जाएगी, ये कंप्लायंसेस रहेंगे, मंथली कंप्लायंसेस, जिसे हम बोल रहे हैं तरीके से रिटर्न फाइल करना। The borrower are required to report actual ECB transaction, actual कितना हुआ है,
ठीक है, वो आपको रिपोर्ट करना होगा थ्रू द ईसीबी फॉर्म 2 रिटर्न थ्रू द एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक। अब यहां पर छोटा सा चाहे तो नोट डाल लीजिएगा, मंथली बेसिस पे क्या है, रिटर्न जाएगा इन फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, ईसीबी 2। कैसे देना है, मंथली बेसिस पे। ये क्या बताएगा, एक्चुअल ईसीबी ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, ये याद रखिएगा छोटी सी बात। आओ देखो, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। ईसीबी 2 फॉर्म में रिटर्न जाएगा। अब देखिएगा, कैटेगरी फर्स्ट बैंक ऑन मंथली बेसिस हैज टू रीच डीएसआईएम विद इन 7 वर्किंग डेज। सर डीएसआईएम कौन है, वही बता रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मतलब ईसीबी, ध्यान सुनना, ईसीबी फॉर्म 2 बेसिकली किसके लिए, रिटर्न के लिए, जो कि आप क्या करेंगे, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को सबमिट कर देंगे। वो वहां से मंथली बेसिस पे, ये मंथली बेसिस पे कैसे करेंगे आप रिटर्न, ये मंथली बेसिस के ऊपर, ये कहां से एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक हो जाएगा, फिर एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक जो है यहां से किसको दे देगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ऑलराइट, चलिएगा आगे देखते हैं कितना टाइम है, विद इन 7 वर्किंग डेज। ऑलराइट सर, फ्रॉम द डे of close of the month to which it relates. Changes if any and in any ECB parameter should also be incorporated in form ECB2 return. अगर changes हो वो भी आपको form ECB2 में ही देने हैं। Now अब एक थोड़ी सी बात है लेकिन important है, देखो whose responsibility is to be ensure compliance with the ECB guidelines, borrower। सीधी सीधी बात याद रखना, borrower का ड्यूटी बनता है कंप्लाइन करना कि ECB गाइडलाइंस के साथ में। एक बार रीड करिएगा, फटाक से पढ़ आएगा। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंश्योरिंग द बोरिंग इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल ईसीबी गाइडलाइंस इज दैट ऑफ द बोरोवर कंसर्न। स्ट्रक्चर विद बाईपास सर्कमवेंट ईसीबी गाइडलाइंस। अगर क्या करा आपने, बाईपास किया या मतलब कंप्लायंसेस नहीं किए हैं इन एनी ऑफ द मैनर, रेजिंग बोरिंग्स इन एनी अदर मैनर विच इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग disguising the borrowing under the wrap or other kind of transaction and contravening the provision of FEMA, of course borrowing and lending provisions या regulations को आपने वैलिड किया है तो पैनल प्रोविजन भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके खिलाफ नहीं होंगे, मतलब बोरोवर के खिलाफ होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोरोवर की। छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है केस लॉस के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक आर लेट सबमिशन फी। आप रिपोर्टिंग वगैरह में गड़बड़ कर दी, टाइमली वे नहीं किया आपने, टाइमली नहीं किया, आपको बोला था रिपोर्टिंग करना है, रिटर्न डाल से आपको मंथली बेसिस बताना है, आपने नहीं बताया तो क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। नाउ लेट सबमिशन फी फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, एनी बोरोवर हु इज अदरवाइज इन compliance of ECB guidelines can regularize the delay in reporting of the drawdown of ECB proceeds before obtaining LRN or delay in submission of the form ECB2 returns। दोनों में केसेस में देखो यहाँ पे समझना, any borrower otherwise in compliance with ECB guidelines can regularize the delay in reporting of the drawdown of ECB proceeds before obtaining LRN or delay in submission of form ECB2 returns by payment of late fee। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको मंथली बेसिस पे ECB2 वो आपको बताना पड़ेगा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपका ECB का हुआ है। अगर आप उसमें डिले करते हैं मंथली बेसिस में और आपको बोला क्या था 7 वर्किंग डेज के अंदर, एंड ऑफ द क्लोज, जैसे मंथ क्लोज हुआ उसका 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मंथ आपको करना ही पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर नहीं करें तो आपको डिले फी पे करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, चलिएगा। नाउ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज। अब बोले ये भी गड़बड़ है, अनट्रेसेबल एंटिटीज। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कौन करेगा, देखो फॉलोड बाय एडी कैटेगरी बैंक वर्स इन केस ऑफ अनट्रेसेबल entities who are found to be in contravention of reporting provisions for ECB by failing to submit prescribed returns under ECB framework, if physically or electronically for past 8 quarters or more। तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज का मतलब है जिसको यहाँ ट्रेस कौन करेगा, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टिंग्स आ रही हैं वो रिपोर्टिंग के साथ हो जाती है एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को। और अगर वो ये चीज फाइंड आउट करता है कि 8 क्वार्टर्स, जी हाँ 8 क्वार्टर्स याद रखेंगे यहाँ पे, पास्ट 8 क्वार्टर्स और मोर कंटिन्यूस हो रहा है तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड ऑल दोस एंटिटीज विल बी ट्रीटेड एज अनट्रेसेबल एंटिटीज। ट्रेसेबल तो है मतलब, लेकिन वो कर नहीं रही है तो उनको बोलेंगे अनट्रेसेबल एंटिटीज। देन अगेंस्ट आगे क्या होगा, पैनल प्रोविजन लेंगे, थोड़ा इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे उनको, ऑफ कोर्स पैनल एक्शन लिया जाएगा उनके साथ, पेनल्टीज होगी। तो कौन एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक कैसे इंश्योर करेगा, जिन्होंने रिपोर्टिंग कंटिन्यूअसली कैसे कर रहे हैं, डिफॉल्ट फॉर 8 और मोर, रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फिजिकली, दोनों केसेस में कह रहे हैं, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में भी गड़बड़ी कर रहे हैं लगातार, कैसे, फॉर पास्ट 8 क्वार्टर्स और मोर। ऑलराइट सर, अब देखो ध्यान से, पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक टू डील विद द ECB, किस केसेस में, जहां पर ऑटोमेटिक रूट की बात करेंगे। देखो
Designated category first bank can approve any request from the borrower for changes in respect of ECB except बोला किसको छोड़ के AFCCB and FCEB। ये छोटी सी बात है, केस स्टडी में एकदम बीच में डाल देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ईसीबी के अंदर चेंजेस को लेके जी हाँ एडी कैटेगरी बैंक आपके चेंजेस को कंसीडर करेगा और अप्रूव कर सकता है। ये पावर आरबीआई ने डेजिग्नेट की हुई है, ऑफ कोर्स डेलीगेट की हुई है किसको, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को। बट अगर एफसीसीबी या एफसीईबी के अंदर चेंजेस की बात आएगी तो उसको ये ऑथराइज नहीं है कौन, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, उसके चेंजेस को अप्रूव करने के लिए। ड्यूली इंश्योरिंग दैट द चेंज कंडीशंस इंक्लूडिंग चेंज इन नेम ऑफ द बोरोवर, लैंडर, ट्रांसफर ऑफ ईसीबी, एनी अदर पैरामीटर्स कंपाइल विद द एक्सटेंट ऑफ ईसीबी नॉर्म्स एंड विद द कंसेंट ऑफ द लैंडर, विद द कंसेंट ऑफ द लैंडर। बट रिमेंबर वन थिंग, ये कहां पर है, ऑटोमेटिक रूट में ही है, अप्रूवल रूट में तो आरबीआई में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लैंडर का नेम चेंज हो रहा है ईसीबी में, ऑफ कोर्स हम यहां से जाकर ट्रांसफर को लेके चेंज कर रहे हैं, प्रोसीड की बात कर रहा हूं, इन दैट केस तो कंसेंट विद द कंसेंट ऑफ द लैंडर ही होगा। ऑलराइट, नाउ फर्दर देखते हैं, फटाफट चलेगा। द फॉलोइंग चेंज कैन बी अंडरटेकन अंडर द ऑटोमेटिक रूल। देखो चेंज ऑफ एडी कैटेगरी बैंक, अब मान लीजिएगा एसबीआई था मेरा, एसबीआई मेरा एडी कैटेगरी बस बैंक जो मैंने अब तक चल रहा था, अब मैं यहाँ पे मान लीजिएगा पीएनबी, अब क्या चेंज आ गया, पीएनबी, मतलब एसबीआई की जगह अब पीएनबी आ गया। तो क्या करना होगा उसके लिए, ऑफ कोर्स देखिएगा इंटीमेशन किया जाएगा कि भैया एसबीआई का कोई, जब भी कोई नया जो आपका एडी कैटेगरी बैंक है फर्स्ट उसको चेंज हो गया है, जैसे मैंने कहा एसबीआई था अब चेंज हो गया पीएनबी हो गया है, तो एसबीआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। देखो AD category first bank can be changed subject to obtaining the no objection certificate from the existing AD category bank। existing हमारा जैसा SBI था हमने चेंज कर दिया है तो हम उससे ऑफ कोर्स कंसर्न लेंगे, एनओसी लेना जरूरी है। कैंसिलेशन ऑफ एलआरएन नंबर, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एलआरएन नंबर जनरेट किया हुआ एसबीआई ने, क्या होगा अब वो चेंज किया जाएगा। तो देखो डेजिग्नेटेड कैटेगरी फर्स्ट बैंक में डायरेक्टली अप्रोच, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर डीएसआई में लिख के भेज रहे हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए कह रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है एटलीस्ट उन्हें लिखना चाहिए। क्यों भाई, आइए हम बता रहे हैं आपको, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर कैंसिलेशन एलआरएन नंबर, क्योंकि मिला भी कहां से था एलआरएन नंबर, इसी डिपार्टमेंट से मिला था। For ECB contracted subject to ensuring that no drawn down against the said LRN has taken place, मतलब ले ना लिया हो आपने कहीं यूटिलाइज कर दिया हो, and monthly ECB2 returns still there in respect of the allotted LRN have been submitted। हाँ अच्छा ये जरूरी है, मतलब कंप्लीटेड नहीं हुआ हो, सेकंड यहाँ पर ECB के रिटर्न आपने कंप्लीटली फाइल कर रखी हो, ठीक है। रिटर्न किसमें जाएगा, मंथली बेसिस पे ECB फॉर्म 2 में। ऑलराइट सर, अब ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, छोड़ के मत जाएगा भूल कर भी, बार बार कह रहे हैं इसे छोड़ के मत जाएगा। रीफाइनेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है इस बार के लिए। डेजिग्नेटेड कैटेगरी फर्स्ट बैंक में अलाउ रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी बाय रेजिंग फ्रेश ईसीबी प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी ऑफ ओरिजिनल बोरोइंग मतलब जो अपने प्रीवियस वाली जो थी, फॉर एग्जांपल हम एक बार अज्यूम कर रहे हैं आपने ईसीबी रेज किया था लोन फॉर्म में, कैसे लोन ले रखा था फॉर से 5 इयर्स के लिए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया ओरिजिनल, हम चाहते हैं इसको फ्रेश ईसीबी के थ्रू, ताकि क्या कर दें इसको रीफाइनेंस करके, इसके लिए रीफाइनेंसिंग मांग रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको हम लोग इस लोन के लिए इसका अगेंस्ट, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए। तो यहां पे देखना आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी ऑफ ओरिजिनल बोरोइंग is not reduced and all-in cost of fresh ECB is lower than the all-in cost of existing ECB। अब ध्यान सुनो, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा 5 ईयर का है, मतलब उसका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी वो एज इट इज रहेगा, जैसे 5 ईयर तो 5 ईयर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से रेज किया और वहां पैसा फटाक से प्रोवाइड किया, फ्रेश ईसीबी आपने रेज किया, अज्यूम करो, ठीक है, और इसकी मैच्योरिटी 5 ईयर है। अभी अज्यूम करते हैं एक बार 3 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, 2 ईयर अभी पेंडिंग है। आप क्या कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए पेंडिंग है तो उसके लिए ऑफ कोर्स उसको आप फ्रेश ईसीबी से उसे खत्म कर सकते हैं। बट जो 5 ईयर की मैच्योरिटी है वो पूरी ही कंप्लीशन की जाएगी, वो मैच्योरिटी रिड्यूस नहीं होगी ओरिजिनल वन में। ओरिजिनल मतलब पहला वाला जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो फ्रेश के ईसीबी के थ्रू आप क्या करेंगे, पहले अच्छा फ्रेश ईसीबी आपने जनरेट किया, करने का मतलब ठीक है अलाउड है, जी हाँ अलाउड है। आप क्या कर रहे हैं, रीफाइनेंस करना चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग इसको कर सकते हैं, बट ओरिजिनल का मैच्योरिटी रिड्यूस नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये फ्रेश ईसीबीएस की ऑल इन कॉस्ट याद रखिएगा, इज नॉट मोर
नॉट मोर देन एग्जिस्टिंग ईसीबी, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर भैया और नुकसान ही हो गया, समझ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप तो डेट ट्रैप में चले जाओगे। डेट ट्रैप समझते हो ना, एक लोन चुकाने के लिए आपने उससे एक और लोन ले लिया, लेकिन वो हायर परसेंटेज इंटरेस्ट रेट पर है, फिर उसको उससे तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, डेट ट्रैप बन जाएगा। बोले वो नहीं, पहले इंडिया बहुत पछता चुका है इस चीज से, है वो नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है एकदम। कहता है इज नॉट रिड्यूस एंड द ऑल इन कॉस्ट ऑफ फ्रेश ईसीबी इज लोअर देन द ऑल इन कॉस्ट। ऐसा क्यों करते हैं कई बार, कैसे ग्लोबल मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट में सब चेंजेस आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो आप कई बार क्या करते हो उसके ऊपर भी ईसीबी रेस करते हो, उसका बेनिफिट भी है ना, ताकि हाई इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हो एक लो इंटरेस्ट रेट पे वापस ईसीबी रेस कर सकते हो, तो ये दोनों में बैलेंस हो जाता है। नाउ फर्दर रीफाइनेंसिंग ऑफ ईसीबी रेस अंडर प्रीवियस ईसीबी फ्रेमवर्क में आल्सो बी परमिटेड, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो परमिटेड होना चाहिए। सब्जेक्ट टू द एडिशनली इंश्योरिंग दैट द बोरोअर, मतलब रीफाइनेंसिंग परमिटेड हो, रीफाइनेंसिंग कि आप उसको रीफाइनेंसिंग थ्रू ओरिजिनल वाले को कर सकते हैं वाइंड अप, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। नाउ ensuring that the borrower is eligible to raise ECB under the extent framework. Extent framework मतलब permitted limits, ठीक है। Raising of fresh ECB is a part of the refinance existing ECB is also permitted subject to same conditions. Indian banks, देखो important line इतनी सी, इतना सा पोर्शन लेकिन इंपॉर्टेंट। इंडियन बैंक्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ECB ओनली फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स एंड फॉर महारत्ना और नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती है। महारत्ना ऑफ कोर्स नवरत्ना, ये मैंने गवर्नेंस के अंदर डिस्कस किया था, आपको याद होगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ हम याद रखेंगे कि इंडियन, जैसे आपने देखा था डायरेक्टली अलाउड नहीं होता, इनको अलाउड नहीं होता इंडियन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज ये नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, बट रीफाइनेंस कर सकते हैं प्रोवाइडेड हाईली रेटेड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला AAA उनको मिला हुआ हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जिनको महारत्ना या नवरत्ना सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं उनको मिला हुआ हो, वो उनको कर सकते हैं। ये देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये वापस ड्रॉ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कीजिएगा। अभी हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया आपसे, ठीक है। Can ECB raise under the earlier ECB framework refinance partially refinance through an ECB raise through extent framework? Of course, अभी डिस्कस किया था। Provided याद रखिएगा मेच्योरिटी ओरिजिनल का कम नहीं होना चाहिए, और ऑल इन कॉस्ट फॉर फ्रेश ECB कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए फॉर कंपैरेटिवली ओरिजिनल ECB, उससे कम होना चाहिए। तो पता नहीं है ना कि इंटरेस्ट रेट अभी जो है पहले 10% थी, आप फ्रेश ECB रेस कर रहे हो उसकी 12% है, मतलब इसे पे करने के लिए हर इंटरेस्ट रेट ले रहे हो, नहीं वो नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम। और भी एस्पेक्ट्स है, जैसे मैंने कहा परमिटेड होना चाहिए, जो ओरिजिनल आपका ECB है वो उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, ये सब एस्पेक्ट्स कंसीडर करनी पड़ेंगी। ऑलराइट सर, एक बात को यहां नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों, शैल नॉट इन्वेस्ट इन FCCB एंड FCEB, और आपको पता है ना गारंटी भी नहीं देगा NBFC से, भी बताना चाह रहे हैं NBFC फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFC या बैंक्स हमारे ECB को गारंटी नहीं देंगे। रीफाइनेंस कर सकते हैं, रीफाइनेंस कर सकते हैं ECBs को, प्रोवाइडेड वो हाईली रेटेड होनी चाहिए कॉर्पोरेट्स, जैसे AAA। इसके अलावा यह हो सकता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में महारत्ना या नवरत्ना जैसी अंडरटेकिंग्स होंगी, तो उनको भी रीफाइनेंस कर सकती है। कौन? हमारे यहाँ के NBFCs, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, लाइक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एनीवेज, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कन्वर्जन ऑफ ECB एंड इक्विटी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और मैं इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए मार्क कराता हूँ, अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया ना तो तुम्हारे कंप्लायंस, तुम्हारी ट्रेनिंग के टाइम पे, तुम्हारी अच्छी फॉर्म में जहाँ पे आप जाके ज्वाइन करेंगे वहाँ आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। आएगा वहाँ तो कम करना ही है आपको ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, और ये वाला टॉपिक हमारा ECB का, इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर और होगा, उसमें खत्म हो जाएगा। सो लेक्चर कब होगा, आ गया, चेक कीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।